वारिस पठान जी, आज इंतजामिया कमेटी जो है ज्ञानवापी मस्जिद की, उन्होंने इंटरवेंशन की है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है, और उसका अगर आप लैंग्वेज पढ़े तो वो प्रेयर, आप तो लॉयर है समझते होंगे, वो प्रेयर कम है, धमकी ज्यादा है। कह रहे हैं कि अगर कुछ आपने किया डिक्लेरेशन जो पेटिशनर ने मांगी है तो इसके जो नतीजे होंगे वो ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे, देश का सौहार्द खराब हो जाएगा, देश में वायलेंस हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगी, इस तरह की भाषा क्या किसी प्रेयर में इस्तेमाल होती है? नंबर एक। और नंबर दो, धमकी किसको दे रहे हैं? आप तो अंबेडकर जी में मानते हैं ना? बिल्कुल। देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये प्रोग्राम, जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। मगर आप तो सबको खत्म करने के चक्कर में आ गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हो। तो उसमें कहा है कि एएसआई जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर वो लागू नहीं होती है। सुनिए, जब पूरा एक्ट तो नहीं मान सकते। बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। जब पार्लियामेंट में लोअर हाउस में और अपर हाउस में चर्चा हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उस वक्त सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा किया गया था। उसमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी थे, उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां जहां मॉन्यूमेंट, दरगाह, मस्जिद वगैरह मंदिर थे, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए चर्चा हुई और सबको मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया। अभी आप अगर लाओगे कि नहीं उसके अंदर टेक्निकल ये निकाल के कि एएसआई हमको सर्वे अलाउड है, अरे एएसआई ने जो पिटीशन डाला था वो पिटीशन थी राइट ऑफ वे के लिए संभल में। लेकिन आधा एक्ट कभी भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते, करना है तो पूरा करना होगा। लेकिन सुधांशु जी, ये वारिस भाई कह रहे हैं कि बड़ा डिस्कशन हुआ था। मेरी जहां तक जानकारी है ये बिल हबड़ तबड़ में पास नहीं, मेरी जो जानकारी है कोई जाके चेक कर ले, डिस्कशन बीच में रोक देना पड़ा था और बिल तुरंत पास कराना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट उभर के सामने आ रहे थे कि उस समय की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इशू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता है। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी,
उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो बीबीसी में जा कोई सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन चैन बना के रखे। एंड द सेम शाही इमाम 1987 वोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है, और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है। हाँ, और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और, सर गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं। सर जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं, अगर दसला फराद के मैदान में चले जाते हैं सीरिया इराक में जवाब काटने लगते हैं। दो चीज का जवाब आपको दूंगा, एक तो बाबरी मस्जिद का आपने कहा, तो मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मेरा मान्यता है। विष्णु जैन जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। स्वागत। दो चीज सुधांशु जी ने बहुत कही, मैं उनके ये वापस याद दिलाता रहूंगा। सुधांशु जी, मेरी मान्यता तो आज भी ये, मेरी आस्था आज भी ये कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। आपने धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन आज देश ने एक चीज देख लिया है पूरी तरह से, दुनिया ने एक चीज देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था कि वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन आज एक प्रमाण पूरा दुनिया देख रही कि मस्जिद को वाकई में शहीद करके तोड़ के आपने मंदिर में बनाया है। बात नंबर 2, आपने कही बाल ठाकरे साहब खुश हुए थे, बिल्कुल बाल ठाकरे साहब, और ये साथ में आजकल कांग्रेस और समाजवादी। 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी जो इलेक्शन गए, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी को, कांग्रेस साथ में थी, समाजवादी साथ में थी। आज उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो है, उनका जो मेन नेता है मिलिंद करके, उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट करके बोल रहे मालूम है? हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। सोचिए 90% मुसलमानों के वोट लेने के बाद आज ये महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों के साथ धोखाबाजी गद्दारी के जरिए, इसका आप कौन जवाबदारी देगा? मैं तो कांग्रेस वाले को बोलूंगा, मैं तो समाजवादी वाले को बोलूंगा, मैं राष्ट्रवादी को बोलूंगा कि शरद पवार जी आइए बताइए क्या आप इस बात का खंडन करते हैं या आप इस बात का सपोर्ट करते हैं कि 90% जिन्होंने आपको वोट दिया उनका नेता आके बोल रहा है कि हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। अब ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये मुसलमानों की पीठ में खंजर नहीं भोंका तो क्या हुआ? नहीं, पर ये बात करते हैं, आप बार बार बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर था लेकिन वो इस्लामिक नहीं था। एक मिनट, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा 12वीं शताब्दी से पहले यहां पर कोई मंदिर था, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। और मैं चुनौती से कहता हूं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नकार दें तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज नहीं है। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बचता है। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, लोग कैसे लड़ाई लगाते हैं। सुनिए, इसी हिंदुस्तान में सर, एक मिनट, इसी हिंदुस्तान, सर पूरी बात सुन लीजिए, इसी हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, चरारे शरीफ, सदियों पुरानी मजार जलाकर खाक कर दी गई और मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई? कि मजार कुफ्र है। बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए, किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कहकर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोल
बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे। तो ये धमकी है क्या? संविधान के दायरे में धमकी है क्या? नहीं नहीं, ये धमकी है क्या? यही जमात ने आज कोर्ट में भी कहा। आप बार बार ये कहते हैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते थे, करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो गए? लेकिन अब मैं जमाई साहब से पूछना चाहती हूँ, अमीक जमाई साहब, एक तो ये बोलते हैं जो बोलते हैं, दूसरी तरफ से राम गोपाल यादव जी बोलते हैं। राम गोपाल यादव जी कहते हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवा रहे हैं। आज उन्होंने कहा हाँ होगा ही, अगर इस तरह से कोर्ट में दायर किए जाएंगे पिटीशंस तो अशांति होगी। मैं पूछना चाहती हूं किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्योंकि 92% वोट आपका मुसलमानों से आता है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस दिखाते हैं, इंडिया गठबंधन को 92% मुसलमानों का वोट मिला, तो बस उन्हीं के लिए, एक वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। बात से मुसलमानों की नहीं नाविका जी, आपका कार्यक्रम पूरे देश में इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आप बात कर रही हैं कि जो सांप्रदायिक उन्माद है, पोलराइजेशन की जो राजनीति है इस देश के अंदर, शिलान्यास से आप उठाइए, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी और जो ये आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश को क्या मिला? आखिर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर, और विशेषकर मुसलमानों ने मिलकर आगे बढ़कर अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए, सौहार्द के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भाईचारे के लिए हमने कहा ठीक है, अगर इससे इस मुल्क में अमन आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक ईटा पूरे देश में, एक नाराजगी का इजहार, एक प्रेस नोट पूरे देश में मुसलमान जारी नहीं करेंगे। और जो लोग इसके जानकार हैं वो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला आया तो इस देश के सब लोगों ने माना। लेकिन क्या जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के विकसित भारत, पता नहीं कौन सा भारत, और इस देश में आप देखिए दूसरी तरफ 65% माएं इस देश में पहली बार जब वो मां बच्चा पैदा करती हैं तो कुपोषण है। इस देश के अंदर 70% विश्वविद्यालयों में, सुधांशु जी संसद में हैं, इनको आंकड़े बहुत पता हैं, शिक्षक नहीं है हमारे देश के विश्वविद्यालयों में। और ग्रामीण उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमारा ग्रामीण भारत में चले जाइए, सेप्ट्रान का टैबलेट अस्पताल में नहीं मिल रहा है। झांसी में क्या हुआ? एनआईसीयू के अंदर वो बच्चा कौन था जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी? हिंदू था, मुसलमान था, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, बौद्ध मंदिर में जाएगा, जैन मंदिर में जाएगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस देश में पॉजिटिव पॉलिटिक्स कब होगी। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? क्या यह बात सही नहीं कि पुष्पमित्र शुंग का, जब हम इतिहास में जाएंगे, हम इतिहास के छात्र हैं, स्टूडेंट रहे हैं, पुष्पमित्र शुंग ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक, नाविका मैम, पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स, और करिए, हवा में झूठ मत बोलिए, सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए, सुधांशु सोर्स करिए, और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए, सोर्स किताब बताइए, और सुनिए, फैक्ट पर बात करिए। जैन मंदिर, अच्छा ये जैन मंदिर, गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं, और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमतगिरी आंकड़े हैं, गोमतगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमतगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमतगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं, कल लोग आएंगे कहेंगे साहब मंदिर गिराइए, मंदिर का सर्वे कराइए। बड़ा यही होगा इस देश के अंदर। मैं सुधांशु जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं।
सुधांशु। मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ? पूरी बात बोले। अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने? आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल भाई, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए, क्या तरीका है भाई? आप बोल चुके ना। अरे हम कह रहे अब हमें बोलने की दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, हिंदुओं धमकी किस बात की है? ये धमकी किस बात की है? यही राजनीति है आपकी। देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीक जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे थे वारिस पठान, तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, तो मेरे बात आप नहीं बता पाए। मैं किताब का नाम बता रहा हूं। नहीं। अरे भाई आप अपने ढंग से बोलिए, अभी तो मत बोलिए। आप बोल चुके हैं रोमिला थापर से लेके इरफान हबीब से लेकर सबकी किताब कोट कर दूंगा। आप किताब कोट करो। मैं क्या पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है? ओके आपका हीरो है? भैया चिल्लाओ नहीं, जाओ किताब कोट करो। आपका हीरो है? अरे भाई किताब कोट कर रहा हूं। पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है? आपका हीरो है? अपने टाइम पे बोलेंगे, दूसरे में बोलेंगे। अमित जमाई, किताब का नाम बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन। अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। हुकूमत खत्म करके कब्जा करा। शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको काउंटर का समय शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? मैंने नहीं बोला, आप सोच नहीं कोट कर पाए, आप हवा में बोल रहे थे। आप सुनो जनी अमीक जमाई, कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी करने? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमित जमाई, अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन्स ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन मंदिर 1000 साल पहले जा रहे हैं। 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है आपका। जमाई जी, चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके जूनागढ़ में क्यों गिरा? बताओ पेशावर में धमाके क्यों होते? बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला क्यों किया? सिर्फ मस्जिद में धमाके क्यों होते? जूनागढ़ पे हमला क्यों? जाओ मत करो। जूनागढ़ पे हमला क्यों? सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स कोट करने लगे कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमीक जमाई जी, अमीक जमाई जी, अमीक जमाई जी, अमीक जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं। हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिंडार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था। मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल चैनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को
कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहां पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहां पे बात की कि एक मिनट बता रहा हूं, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं जो निहत्ते का आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे बीच में लखनऊ की बात बता दी, काउंटर अपने आप को बताइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आज आपको। विष्णु जैन, आप युवा हो, बोलेंगे, आप युवा हो, आप युवा हो, बामियान में राजनीति राइट हो या कुछ भी हो, और तुम्हारे आप युवा हो, बयान है तालिबान मेरे दिल में, आप युवा हो, बोलो आप युवा हो, मेरे दिल में शफीकुर बीजेपी आपका इस्तेमाल कर रही है, एक अलग बात है, उड़ाया था। लेकिन जूनागढ़ पे सबसे बड़ी जैन मंदिर के हमले पर नहीं बोल पाओगे। बोलो, बोलने लगते हैं आगे। पूरा देश का जैन देख रहा है। बोलो बोलो बोलो, हम भी बोलेंगे, हमें बोलने तो दीजिए। आगे चिल्लाने के लिए सब में जूनागढ़ पे बोलिए। देखिए पहले मैं एक मिनट आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना, अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है निहत्ते कार सेवकों पे ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, उर्दू ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई आपको मानना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे हम नहीं मानते, तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। अब जहां तक इन्होंने जूनागढ़ की बात की, गिरनार जी पर्वत की, मैं उसमें बताना चाहता हूं नाविका जी, उसके 5वें टोक पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, बात सही है, और उस डिस्प्यूट के लिए दोनों समाज आपस में बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसका हल निकलने जा रहा है। जितने हमारे जैन मुनिराज हैं वो और जितने वहां के स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के बहुत जल्दी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले हैं। 2006 से गुजरात हाईकोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा है, पर वो डिस्प्यूट एमिकेबली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इतना सा इशू है कि जो भगवान नेमिनाथ की वहां पे चरण पादुका है उसके दर्शन करने का जैन समाज के लोगों को अधिकार मिले और वहां पे आपस में डिस्कशन चल के बहुत जल्दी म्यूचुअल कंसेंट से वो सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, तो इनको इतनी फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं अमीक जमई भाई से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं क्या औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? विष्णु जैन, आपका हीरो सावरकर है, गोडसे मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का, मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ, कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना कोई पैदा हुआ। तो आप ज्ञानवापी के जमाने में भी नहीं हुए। अरे आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बोल रही हैं? मस्जिद संबल के जमाने में भी नहीं हुए। 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई, उसमें क्या स्टैंड है? गोरखपुर के जैन मंदिर के लिए क्या स्टैंड है? जिनकी बात कर रहे थे उनका जवाब दे दूं। पैदा हो पुष्पमित्र सिंह के समय पैदा हुआ था। सवाल नाविका जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को लड़वाना चाहते हैं। खुदाई कहाँ हुई है? आप इनसे पूछिए। आज इस बात का फैसला हो जाए कि खुदाई कहाँ हुई है, खुदाई कहाँ हुई है? अरे हमारा ज्ञानवापी के वसू खाने को सील करवा दिया, ज्ञानवापी वसू खाने को सील करवा दिया। अभी संबल में भी क्या हुआ, पता चला कि पानी निकल रहा है तो पब्लिक आ गई, पब्लिक आ गई तो गोली चला के गोली मार दी, 5 लोग को शहीद कर दिया। अभी आज मुसलमानों को शहीद कर दिया आपने। अब एक मिनट सुधांशु जी, एक तरफ एक मिनट नहीं, एक मिनट सुधांशु जी, अब ये कह रहे हैं हमारे ज्ञानवापी का वजू खाना सील करवा दिया। एक तरफ कह रहे हैं हम संविधान में विश्वास रखते हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम अम्बेडकर जी में विश्वास रखते हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश को कह रहे हैं
सील करवा दिया आप लोग। अरे तो पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते हैं तुम लोग? क्यों जब पार्लियामेंट में कानून पास होता है आप सीए को क्यों नहीं मानते? आज तक एक्शन, आप सीए को क्यों नहीं मानते? आज तक आप सीए को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? आप वक्फ सीए को, अरे भाई, अमेंडमेंट एक्ट को क्यों नहीं मानते? वो भी पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नहीं नहीं, आप वक्फ कानून को क्यों नहीं मानते? वक्फ अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, वक्फ पार्लियामेंट रिपील कर देगी, तो क्या मानेंगे? सब नहीं मानेंगे। आप हर चीज जो आपके फेवर में उसको मानना चाहते हैं। और नाविका जी, नाविका जी का कहना माना था, लेकिन एक मिनट, सबरीमाला में माना था। सुधांशु जी से सवाल है, सुधांशु जी से सवाल। मैं सारी बात, समस्या की जड़ ये है कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ तो दो देश इस्लामिक स्टेट बने, जो बाद में एक पार्ट दूसरे में टूट गया। और भारत, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनली पार्शियली इस्लामिक कंट्री बना, जिसमें सिर्फ सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाया गया। वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ होता हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो आई एम कोटिंग द शाबानो केस कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया कर दे। अगर एक सेकुलर देश बताओ, मैं माफी मांगने तैयार हूं। सिर्फ इस्लामिक देशों में होता है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ये ईमानदारी से एक सेकुलर देश बन रहा है, इसलिए इनके दिल में तकलीफ हो रही है। जो इस देश का सेकुलर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली पार्शियल मुस्लिम कैरेक्टर बचा के योगी जी संविधान की शपथ ले, एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड होता हो। नहीं, माफ कीजिए, एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड होता हो। क्या हो रहा है? डीएनए सबका चेक कराना पड़ेगा। अरे आप लोग संविधान को कभी तो मानो, संविधान की शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और जो मैटर सब वहां की आप बात करते हो जाके संविधान की शपथ। मैं तो चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का क्यों उत्तर प्रदेश का कोर्ट के वारिस प्रधान भाई, मैं सबसे पहले, नहीं वारिस भाई, मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आप संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। तो संविधान के समय शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन क्यों याद आ रहा था? फिलिस्तीन था ना? ठीक है, आ रहा था। सुनिए, नंबर 1, नंबर 2, संविधान मानते हैं ना? बिल्कुल मानते। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी माना जाए तो भी कैरेक्टर कैसा था ये सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बदलने में दिक्कत। दोनों का जवाब। पहले फिलिस्तीन पे बात हुई। मुझे बताओ सुधांशु जी, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है, भारत सरकार का फिलिस्तीन के ऊपर क्या ओपिनियन है? फिलिस्तीन नहीं है भारत का। सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, भारत देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, एड भेज रहे हैं, फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है कि नहीं भारत? आप बताइए, ऑफिशियल स्टैंड भारत का है या नहीं है? है भारत का स्टैंड? आप क्या बोलेंगे, आप बताइए। अब आपने कहा जजमेंट की बात, हमारा इस जजमेंट में तो ये भी कहा है कि देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट टेंपल को तोड़ के मस्जिद बनाया है। बताइए मेरे को, कहा है हमारे स्टैंड का है कि फिलिस्तीन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। आपके नेता बोलते हैं जय फिलिस्तीन, और मोदी जी के लिए उन्होंने जय जयकार किए फिलिस्तीन की सरकार ने। मैं अब रमेश सबरवाल जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये सारी अगर कह सकें तो मुसीबत की जड़ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। मैं पूछना चाहती हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लेकर आए, उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ है कि एएसआई के अंडर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ये बात किसी के समझ में क्यों नहीं आती और आपके लोग भी उसे क्यों नहीं समझना चाहते? नंबर 1। नंबर 2, जब आप वो एक्ट लेकर आए तो जम्मू कश्मीर पर क्यों नहीं लागू किया था? क्योंकि प्रेम सिर्फ मुसलमानों से है, हिंदू मंदिरों की बिल्कुल चिंता नहीं थी आपको कश्मीर में? सवाल नंबर 2। और शाहबानो केस, जो संविधान की इतनी बात करते हैं, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद जो एक्ट बदल देते हैं, लॉ बदल देते हैं, उनसे संविधान के पार्ट इस देश में आज पढ़ाए जाएंगे? मैडम, एएसआई मॉन्यूमेंट है। मैं मिस्टर जैन से पूछना चाहता हूं कि अब ये बोल रहे थे कि इन्होंने लखनऊ के अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लिखा जब वो स्टैचूज गिरे, कि आपने एएसआई को कभी लेटर लिखा था संभल के लिए? एक बिल्कुल लिखा। एक सेकंड, आपने पिटीशन नहीं पढ़ी? एक मिनट पूरी बात। क्या सरकार का काम आप करेंगे? क्या आपने सरकार को चिट्ठी लिखी है एएसआई को? नहीं। मैं कुछ एक प्लीज मुझे कहने दो। डीजी एएसआई क्या कर रहा था? वाई वो क्यों नहीं कोर्ट में गया और आप क्यों गए? ठीक है, अब मैं ये जो एक मैं पूरी बात कह लूं, पूरी कह लूं, मैंने नहीं बोला। सरकार के मंत्री क्या कर रहे थे? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, डायरेक्टर जनरल क्या कर रही थी? क्या कर रहा था? मेरा एक सबमिशन है,
क्या हम देश को, मैं आज बैठ के सुन रहा था, इस देश का हीरो महात्मा गांधी था जिसने देश में आजादी दिलाई अंग्रेजों से लड़कर। भगत सिंह भी थे। एक सुनिए, मैं कुछ और कह रहा हूं, भगत सारे सिंह, राजवीर- सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। एक माँ बाप के 4 बच्चे घर में होते हैं, सावरकर भी थे। सारे 4 बच्चे जो होते हैं उनमें जो बड़ा होता है, जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है। तभी फादर ऑफ द नेशन कहा था। छोटे बच्चे को माँ जो कमजोर होता है, कभी कभी 4 में से बीच वाला कमजोर हो जाता है, उसको ज्यादा प्यार करती है। ये लोग कब थे? इस देश को सेकुलर रखा गया था। हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया से आए हैं, हम लोग खाली हाथ आए थे। हमें मालूम है कि हमें कितना प्यार नेहरू जी ने, महात्मा गांधी के समय में कांग्रेस की सरकारों ने कितना दिल्ली के अंदर, जो आप लोग चल के, हम पंजाबी लोग वहां से खाली हाथ आए थे, मेहनत करके हमें खड़ा किया उन लोगों ने। मेरा ये कहना है कि क्या हम इस देश को वापस ले जाना चाहते हैं 1500 के अंदर? सबरवाल साहब ने जो बोला, तो मैं महात्मा गांधी जी के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए संघ के प्रातः स्मरण में भारत के अनादिकाल से आज तक के जिन महापुरुषों का नाम लिया जाता है उसमें महात्मा गांधी का भी है। परंतु मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 1956 में बीबीसी को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू, उनकी आवाज में अवेलेबल है। उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता, जिन्होंने कहा पूरे देश ने अपना हीरो माना। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में देख लिया, उन्होंने महात्मा कहने से तो साफ इनकार किया, और बाकी क्या क्या बोला ये उनके ऊपर देखिए। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा वो लोग कम थे, मुस्लिम कमजोर थे, इसलिए उनका साथ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये मुल्क आजाद हुआ 560 रियासतें थीं, कोई पारसी रियासत आप बता सकते हैं? नहीं। कोई जैन रियासत बता सकते हैं? नहीं। 1-2 महाराजा पटियाला छोड़ दीजिए, सिख रियासत नहीं थी, ईसाई रियासत नहीं थी, यहूदी रियासतें नहीं थी। और आज स्थिति क्या है कि जैन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करने वाली कम्युनिटी है। आज सिख सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, और छोटी सी कम्युनिटी पारसी। आज आप समझिए, चाहे हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा से लेके फर्स्ट फील्ड मार्शल मानेकशॉ से लेके कितने लोग हुए, मगर आप कह रहे हैं कमजोर थे। अरे साहब, उत्तर से दक्षिण तक रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब लखनऊ, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम भरे पड़े हुए थे। और उसके बाद जिनके पास पैसा था, इशरतों के ठाट थे और ऐश के असबाब थे, मीना सुराही, गुलबदन साकी, शराबो आप थे, वो कहते हैं आज हम मजलूम हो गए। जाके चेक करिए 1931 के सेंसस में यूपी में जानते क्या था? कास्ट वाइज डाटा इसलिए मैं कह रहा हूं, 8 या 9% थी रेट ऑफ लिटरेसी। हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी ब्राह्मण मानी जाती थी, 15% रेट ऑफ लिटरेसी। क्षत्रियों की 13% रेट ऑफ लिटरेसी। सैयद मुसलमानों की 24% रेट ऑफ लिटरेसी, 24%। जानते क्या हुआ? ये आप लोगों के चक्कर में पड़ के ये हो गए, जो हुक्मराने वक्त थे, जो हुक्मराने वक्त थे, वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे ये फंसे कि उजलूल हो गए। सुधांशु भाई, बहुत छोटा सा आपसे कुछ सवाल है। जिन लोगों ने धर्म के नाम पे भारत को बांटा, पाकिस्तान गए? नहीं गए। जिन लोगों ने इस मादरे वतन को अपना चुना, मौलाना हजरत मोहानी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्ला को, चंद्रशेखर को, गांधी को, जिनको अपना माना, मेरे बाप दादा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, पूरी बात, जिन्होंने कहा कि ये जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, हवा में मत बात करिए। यही हमारा जिन्ना कहां से चुन के आए? हमारा मजहबी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मैं बोलो, जिन्ना कहां चुन के आए थे? जिन्ना कहां चुन के आए थे? सूरत। न ढाका से, न चट्टान से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां डिप्टी सीएम थे? पूरी बात सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे डिप्टी सीएम? सुनिए, मुस्लिम लीग बाईकुला सीट से चुन के आए थे, 95% मुस्लिम ने उनको वोट दिया। 95% चले गए। मुस्लिम लीग से इंडिया में डिप्टी सीएम बनने वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये दिन आ गया है, नहीं है, ये दिन आ गया है। चिल्लाना है, फैक्ट पता नहीं है। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हिंदू राष्ट्र का जो पूरा आइडिया है, ये हिंदू राष्ट्र का विरोध किया था। करो। अब मैं बताता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुसलमानों के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ अपने लोगों के लिए मोहब्बत है और बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। कोट किया है मैंने किताब, कोट किया है मैंने पेज, अंट शंट मत बोलो मेरे भाई। पास्ट टेंस से निकलकर प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में आइए। और मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी साइड, अगर वारिस भाई को कोई भी मुद्दा उन्हें खटक रहा है तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। हिंदू भी कोर्ट जा रहा है, विष्णु जैन भी कोर्ट जा रहे हैं। अब
जाने में, कोर्ट के सर्वे ऑर्डर करने में, बड़े कोर्ट के ये कहने में कि अभी जो राजदार होता है उसे कोर्ट जाने में डर लगता है। हिंदू जो जा रहा है कोर्ट में ना, चले जाइए, सुनिए, इसमें दिक्कत क्या है? इंटेंशन से जा रहा है। नहीं, ये लोग जा रहे गलत इंटेंशन से जा रहे क्योंकि ऑलरेडी मैटर सेटल हो चुका है। विष्णु जैन जी, गलत इंटेंशन वाला कौन है? ये विष्णु जैन जो पत्थर उठाता है या जो कोर्ट? अरे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बात का पता है केंद्र क्या है? केंद्र यह है कि ज्ञानव्यापी में जिस दिन जिसको फाउंटेन कह रहे हैं और हम शिवलिंग कह रहे हैं, जिस दिन उसकी जांच हो गई साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, उस जांच को रुकवाने के लिए यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं कहूं इनके इंटेंशन सही नहीं है, इनके दिल में चोर है, मैं भी तो बोल सकता हूं, पर मैंने कहा कि ठीक है लीगल बात है, आप अपनी लीगल बात कोर्ट में रखिए। अब एक मिनट सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आज जो जितनी ये लड़ाई हो रही है ना, जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग एक अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं, हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण के रूप में ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के, हमारे कल्चरल टूरिज्म के केंद्र थे। मतलब आस्था, मतलब आप आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, मैं संविधान की बुनियाद पे जा रहा हूँ। ये आस्था से चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। आप बताओ मेरे को बताओ, नहीं आस्था पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी बाप की क्या इज्जत करोगे? लीगल बात करो। आप बोली समझ गए? ये बैठे हुए आप मेरे पिताजी की बात करेंगे, लीगल बात करो, जवाब दूंगा। नेता मत बोलिए। क्या बोला आपने? कानूनी बात करो। नहीं, आपने क्यों बोला सपने की बात? जब पहली बार सर्वे हो गया, मेरे पिता दूसरे दिन दंगे करवाने गए थे, तो मैं भी आपको दंगे करवा के जवाब दूंगा। संभल को जला के इनको फायदा पहुंचा आप रहे। ये समझ लीजिए, मजा ले रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए, जो भाषा आप समझते हैं आपको उसकी बात इस्तेमाल में जवाब करके दूंगा। अगर आप नेता संभल में हो दंगा तो कराया। मैं भी वकील हूं, और अगर आप बीच में इनसे इंटरफेयर करोगे पूछिए, तो आप भी नहीं बोल इनसे पाओगे। पूछिए, आपके नेता ने क्या पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया? जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, क्यों बोला था? मुझे एक चीज बताइए, कुर्ता सवाल पजामा पहन चलिए, नेता हो गया। अमीक अरे जमाई, शांत रहिए भाई। अमीक जमाई का सवाल है, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया और दूसरी बार में गलत बात नामिका जी, पहली बार सर्वे शांतिपूर्वक नहीं हुआ। मुसलमानों को गलत बोल रहे हैं अमित जमाई, ना ये स्पॉट पे थे, ना इनको कुछ पता है, और इनकी पार्टी के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूं, अगर विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोली? सुधांशु जी, अभी तो 2027 में संविधान चुनाव है। जो लोग भगवान नहीं मानते वो आध्यात्मिक अनुभूति को क्या समझेंगे? ध्रुवीकरण आज से चालू क्यों हो गया है? देखिए, ध्रुवीकरण आज से चालू नहीं है। अभी अमीक जमाई जी कह रहे थे लीगल बात करिए, तो मैं स्ट्रिक्टली लीगल बात करता हूं और वारिस पठान साहब से कहूंगा वही गौर फरमाएं। आपको पता है कि राम जन्मभूमि केस सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड किस तारीख को बना है? कंप्लेनेंट पार्टी बना है, जानते हैं कब बना है? दिसंबर 1961, जबकि मूर्तियां प्रकट हुई 22-23 दिसंबर 1949 की रात। दिसंबर 61 क्यों? 12 साल की मियाद होती है कि टाइटल सूट का क्लेम खत्म हो जाता। 12 साल पूरे होने में 10 या 11 दिन रह गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो महत्व हिंदुओं के लिए राम मंदिर का है, मुसलमानों के लिए वो महत्व नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां मूर्तियां प्रकट हुई। नहीं प्रकट हुई, अब बात सुनिए ना पूरी बात। उसका सबसे पहली गवाही किसने दी आपको पता है? यूपी पुलिस के एक सिपाही अब्दुल बरकत ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा बयान दिया कि मुझे एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो हटी तो वहां मूर्तियां थी। बताओ, अब्दुल बरकत को तो रोशनी 1949 में दिख गई, उसकी तो बरकत हो गई, इन लोगों को रोशनी 2024 तक नहीं दिख रही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि कोर्ट की, संविधान की आप बहुत इज्जत करते हैं, कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना, क्यों नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में? चलिए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्यों नहीं गए? सवाल तो उठता है। अगर आपको मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली है, तो दोनों तरफ से मोहब्बत क्यों नहीं होती? अगर आपको संभल में दिक्कत है, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल जायज है, लेकिन फिर बहराइच में गोपाल मिश्रा पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? अगर संविधान इतना पसंद है, संविधान की कस्में आप खाते हैं, तो कोर्ट में जो केस लगा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उस केस में आप इंटरवेंशन करते हैं, ज्ञानवापी में इंटरवेंशन करते हैं, और कहते क्या है? ये नहीं कहते कि हमारे पास दलीलें हैं, हम दलीलों से साबित कर देंगे कि पेटिशनर गलत है। नहीं, आप कहते हैं अपनी प्रेयर में कि अगर आपने ये सुनवाई की तो देश में
हिंसा हो जाएगी, कम्युनल वायलेंस हो जाएगी These are और threats. ड्रास्टिक Threat नहीं हो है। जाएगा। ये threat नहीं है। सवाल इस बताया बात जा का रहा है है कि अगर कि ऐसा हुआ, पेटिशन तो ऐसा में होगा, नफरत बढ़ेगी। पेटिशन ये में बताया जा रहा है, आप कानून इसको गलत कम क्यों ले रहे हो? क्या धमकी threat है? ज्यादा क्यों है? threat कर सकता है कि नहीं कर मैं सकता? आप पूछ क्यों रही झूठा हूँ भरम फैला रहे हो? कि आप क्यों झूठा भरम फैला रहे हो? किसी भी कानूनी प्रक्रिया में कहीं पर भी धमकी की कोई जगह है? देखो, सवाल तो पब्लिक है। का अरे आज petition है कि बस ऐसा हुआ तो ऐसा यही हो है। सकता है। आज Apprehension- वक्त बिल्कुल खत्म हो गया वारिस भाई, इतना कुछ है कहने के लिए, लेकिन बहुत- आपकी कहानी खत्म ही नहीं होती, दूसरे की कहानी आप सुनना नहीं देखिए, चाहते। एक लाइन अंत में लास्ट में सच्चाई था कयामत तक देखिए, चलेगी। पहले मुस्लिम समुदाय बहुत पढ़ा लिखा समुदाय था। यूपी में मैंने पढ़ा हुआ 47 में ब्यूरोक्रेसी में 20% थे, अब 1 पॉइंट कुछ % रह गए। चूंकि अब इनका पढ़ाई लिखाई से ध्यान दूसरी तरफ भटकता चला गया, तो वो इसलिए होता चला गया कि आपको ये समझाया गया ना कि इससे हमसे अदावत है और उनसे मोहब्बत है। तो हुआ क्या कि किसी को किसी की अदावत ने मारा और किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और हिंदुस्तान को बीजेपी ने मार दिया। नहीं, और आप अकेले आदमी बात पूरे हिंदुस्तान को बीजेपी